नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग यहाँ उषा नगरी यहाँ चित्रलख पार्क में आए हुए हैं और समय है आज बहुत अच्छा। और आज का दिन है हिंदी दिवस और उसी हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं और गोमा जी, डॉक्टर गोमा जी पार्क में विचरण कर रहे हैं और आप लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। डॉक्टर गोमा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज हिंदी दिवस है और आप हिंदी की सहायक आचार्य हैं, तो इस हिंदी दिवस को आप आज किस रूप में देखते हैं? कुछ हिंदी अपनी दिवस भावनाएं व्यक्त करें। आज के संदर्भ में सांदर्भिक है, क्योंकि हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। आज ही के दिन संविधान ने इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार। उन भाषाओं में से हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए चुना गया। इसके पीछे कई कारण का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है, समृद्धशाली है और हिंदी हमारे देश की आत्मा की आवाज़ है, हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। इस रूप में भी आज हम हिंदी को याद करते हैं। डॉक्टर गोमा जी, जैसे कि आप जानते हैं कि हम पूर्वोत्तर में रहकर हिंदी की सेवा कर रहे हैं और पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से भी हम लोग हिंदी की सेवाएं 10 साल से देते आ रहे हैं। आप भी उसका एक हिस्सा रही हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि पूर्वोत्तर भारत की जो भारतीय भाषा है और हिंदी का संबंध एक दूसरे के साथ किस तरह का है, उसके बारे में ज़रा आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पूर्वोत्तर अगर कहेंगे तो पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य हैं। ठीक, इन 8 राज्यों में बहुत प्रकार की भाषाएं, बहुत प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। तो इनमें कई ऐसी भाषाएं हैं जो भारतीय परिवार की हैं और कुछ भाषाएं हैं अलग अलग परिवार की हैं। ठीक, तो बर्मन है और अन्य परिवार की भाषाएं यहाँ बोली जाती है। और भारतीय परिवार की भाषाएं जो है उनमें आपको लिखित मौखिक दोनों साहित्य देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो समृद्ध भाषा, जैसे असमिया भाषा है, नेपाली भाषा है, बोडो है, मणिपुरी भाषा है। अभी ये मणिपुरी में भी एक और मणिपुरी है, विष्णुप्रिया मणिपुरी है। ये इन भाषाओं में आपको लिखित और मौखिक दोनों साहित्य आपको ज़रूर साहित्य का भंडार मिलेगा। अन्य भाषाएं हैं जो भी वो भी कम समृद्ध नहीं है, लेकिन उन भाषाओं में कुछ ऐसी भाषाएं जिनमें अभी अभी लेखन का उपक्रम शुरू हुआ है और कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनमें लिपि नहीं है जी, लेकिन उनमें मौखिक साहित्य का समृद्ध भंडार है। तो इस तरह भाषिक दृष्टि से अगर पूर्वोत्तर को आप देखेंगे तो यह विविध भाषाओं का एक क्षेत्र के रूप में हम इसे ले सकते हैं। और हिंदी भाषा की हम बात कर रहे हैं तो पूर्वोत्तर में हिंदी के लिए एक बहुत अच्छा माहौल तैयार हो रहा है। यूँ तो पूर्वोत्तर भारत अहिंदी भाषी क्षेत्र है जी, भले ही यहाँ संपर्क भाषाएं हैं लेकिन ये अहिंदी भाषी प्रांत है। अहिंदी भाषी प्रांत होने के बावजूद भी पूर्वोत्तर में हिंदी के विकास के लिए कई उपक्रम यहाँ किए जा रहे हैं। आज़ादी से पूर्व से ही यहाँ हिंदी की गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं थी और हिंदी सेवियों ने हर समय में, हर कालखंड में पूर्वोत्तर में हिंदी भाषा साहित्य की सेवा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज भी आप देखेंगे मणिपुर से लेकर मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, जो भी हो, आप इन स्थानों में अपनी नज़र दौड़ाएंगे, थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो वहाँ अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ हिंदी भाषा का विकास या अस्तित्व जो कहें वो बहुत ही फल फूल रहा है। यहाँ हिंदी से ही संस्थाएं हर कार्यरत है। आज अच्छी बात ये है कि स्कूलों में हिंदी पढ़ी जाती है और विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में हिंदी पढ़ी जाती है। अलग अलग विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग है। हिंदी विभाग में
और हिंदी में डिग्री देने का काम ही नहीं किया जाता है और शोध कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस शोध की सुविधा के कारण पूर्वोत्तर की भाषाएं जो है उनकी जो स्थिति है उनके संबंध में जो खोज किया जा रहा है, अर्थात उनमें विद्यार्थी कई भाषाओं के संबंध में, साहित्य के संबंध में, पूर्वोत्तर में लिखित साहित्य के संबंध में शोध कार्य कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा संकेत है। इसके साथ साथ यहाँ काफ़ी अलग अलग प्रांतों से अगर आप देखेंगे तो हिंदी साहित्यिक पत्रिकाएं भी समय समय पर निकल रही है। जैसे पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी अपना पूर्वोत्तर सृजन निकाल रही है, 60 वार्षिक पत्रिका है। और हमारा राष्ट्र सेवक जैसे शोध पत्रिका, शोध जर्नल निकल रही है। राष्ट्र सेवक सेवाएं दे रही है और हिंदी के प्रचार प्रसार में अग्रणी भूमिका निभा रही है। और इसी प्रांत से बहुत सारे समाचार पत्र निकल रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको दैनिक पूर्वोदय देख सकते हैं, सेंटिनल देख सकते हैं, है ना। इनमें लाखों पूर्वांचल प्रहरी है, लाखों पाठक है, इनके लाखों के रूप में ये सर्कुलेशन होता है। तो ये कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो हिंदी की स्थिति बेहतर है, बहुत ही अच्छी स्थिति के रूप में मैं इसे देखती हूँ। और यहाँ संपर्क भाषा के रूप में भी हिंदी अपना स्थान बना रही है। आप सीधे अरुणाचल जाइए, अलग अलग भाषाएं हैं वहाँ बोली, बहुत सारी भाषाएं 26 जनजातियाँ बोली जाती हैं। अलग अलग जनजातियों की अपनी अपनी भाषा है, लेकिन संपर्क भाषा के रूप में वहाँ हिंदी को मुख्यतः स्थान मिला हुआ है। इसी तरह अन्य राज्यों में आप जाएंगे, सिक्किम में भी जाएंगे, आप कहीं भी आप हिंदी बोल सकते हैं, क्योंकि वह हिंदी भाषी आपको मिलने के साथ साथ नेपाली भाषा के साथ हिंदी का पूरा सीधा संबंध है। 80% अगर कहूँ तो हिंदी के साथ मेल यहाँ देखने को मिलेगा। असमिया भाषा देखिए, असमिया भाषा और हिंदी भाषा में बहुत सारी समानता आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह जो हमारा जो सांस्कृतिक जो गौरव है, उस गौरव को कायम करने में हिंदी भाषा एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी उभर रही है। जी डॉक्टर गोमा जी, हमने बहुत सारे हिंदी के बारे में आज चर्चा की, क्योंकि आज हिंदी दिवस है और हिंदी की बात जब होती है तो मन में खुशी होती है। अपनी भाषा के साथ साथ हिंदी के सेवा में हम दोनों लगे हुए हैं और आपके साथ चर्चाएं हुई और बहुत अच्छा लगा गोमा जी। इसी तरह हम लोग आपस में हिंदी के बारे में चर्चा करते रहेंगे और बातें करते रहेंगे और हिंदी की सेवा करते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, यही हमारी जो राजभाषा है इसके लिए सच्ची सेवा होगी। हाँ, मैं एक बात जानना चाह रही थी, वैसे आप पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी चलाती हैं, एक महिला होकर इतनी बड़ी एक संस्थान, इतने बड़े संस्थान को आप चला रही हैं, तो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आप इस संस्था के अंतर्गत कौन कौन से प्रकल्प चलाती हैं, क्या क्या करते हैं आप लोग? जी पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी एक मंच भी नहीं है, ये हमारे लिए काम करने का एक ऐसा माध्यम है जो हम पूर्वोत्तर में रहकर अपनी भाषा, साहित्य, संस्कृति को हिंदी के जरिए हम आगे ले जाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इस संस्था का संस्थापन किया तो यहाँ हमने पहले यही देखा कि यहाँ के अहिंदी भाषी जो लोग हैं उसको एक मंच चाहिए था हिंदी में लिखने के लिए, क्योंकि जब मैं लिखती थी उस समय मेरे साथ ये होता था कि ये हिंदीतर भाषी है, इनकी रचना छपेगी कि नहीं, क्योंकि हमारी बहुत सारी गलतियाँ होती थी और आज भी होती है, ऐसी बात नहीं है, हम सीख रहे हैं। तो मेरे मन में एक सवाल ये आता था कि हम छपेंगे कैसे, अच्छे जगहों पर अच्छे प्रकाशन में छपेंगे कैसे। तो मेरे गुरु कहा करते थे, तुम लिखो, भाव को रखो, भाषाएं शुद्ध हो जाएगी। और यही बात आपके गुरु ने सही कहा है, क्योंकि भाव जो है वो लेखन की आत्मा होती है, भाषा जो होती है वो जैसे शरीर होती है, या तो वो कपड़ा होती है। जैसे कपड़ा हमें शुद्ध कर सकते हैं या सही कर सकते हैं, ठीक उसी तरह भाषा भी हम शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन भाव जो है
वो लेखकों का कवि का अपना होता है? यही वजह है शायद मैं निडर होकर अपना भाव व्यक्त करते रही और समय के साथ हमारे जितने मेरे जीवन के जितने भी गुरु मिले उन्होंने मुझे काफ़ी मतलब अच्छा मार्गदर्शन किया। और यही वजह थी कि जब पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी का मंच हमने यहाँ संस्थापन किया तो मेरे मन में सबसे पहले यही भाव आया था कि आप लोग लिखो, आप लोग भाव यहाँ पर लिखो, बाकी सब हो जाएगा। और यही वजह थी और सभी लोग जुड़े और व्हाट्सएप के जरिए हम लोगों ने कक्षा चलानी शुरू की। हम एक्सपर्ट को बुलाते, उनको सिखाते, जो जानते उनको बताते और वो लोग सीखते हैं। और इस तरह से यानी मंच को आपने बिल्कुल हिंदी की पाठशाला में तब्दील कर दिया। हाँ हाँ यही कह सकते हैं, लेकिन मेरी यही इच्छा रही थी कि मेरी तरह वो लोग भी आगे आए। और मैंने यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखा कि हिंदी का मंच है पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी, लेकिन किसके लिए? हमारे लिए, हमारी भाषा के लिए, हमारे पूर्वोत्तर की भाषा के लिए। तो मैं उन सबों को एक ही बात कहती थी, आप लोग निर्भीक होकर लिखें, अपने भाव को व्यक्त करें, अपनी भाषा से ले, लेकिन हिंदी में लिखें, अपनी भाषा को ले जाएं। अपनी भाषा को हम हिंदी के जरिए आगे ले जा सकते हैं ना, क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो इस वजह से हम बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे कि मैंने एक बार गुंदरुक के बारे में लिखा। तो गुंदरुक के बारे में जब मैंने लिखा तो पटल पर ऐसी बात आ गई थी कि भाई पहली बार मुझे पता चला कि गुंदरुक कैसे बनती है और गुंदरुक क्या है और गुंदरुक किस संप्रदाय में बनाई जाती है, खाई जाती है। और मुझे इतनी खुशी हुई, इतना मतलब मेरे को उस आर्टिकल में प्यार मिला। तो इस तरह से हम गुंदरुक तो हम अपनी, यही तो हिंदी एक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का भी माध्यम है। जी इस तरह हम जान पाएंगे कि हिंदी के माध्यम से हमारे देश में जो विविध समुदाय रहते हैं उनका खान पान, उनकी सोच, उनकी संस्कृति आदि के बारे में जानकारी हमें ऐसे ही हिंदी के माध्यम से मिल सकती है। तो इससे क्या होगा, हम एक दूसरे को पहचान पाएंगे। वो देश की एकता जो है इस तरह का हिंदी के माध्यम से कायम हो सकती है। हिंदी देश की एकता को कायम रखने में एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकती है। और इसी तरह से हमने पूर्वोत्तर मंच में लेखन सिखाने के साथ साथ हम लोगों ने एक पत्रिका हम चलाते हैं, वार्षिक पत्रिका पूर्वोत्तर सृजन, जो साल में एक बार हम लोग छापते हैं। और पूरे वर्ष जो लिखते रहते हैं हमारे साथीगण, हम उनकी रचनाओं को वहाँ पर समावेश करते हैं और बाकी रचनाओं को भी समावेश करते हैं। साथ में हम लोग अपने अकादमी की तरफ से हम लोग सेमिनार वगैरह करवाते, वेबिनार करवाते हैं। देश विदेशों के जितने भी रचनाकार हैं उनको जोड़ते हैं। और साथ में हम पुस्तकों का भी प्रकाशन करते हैं, जैसे हमने साझा संकलन वगैरह भी हमने किया हुआ है। और खुशी होती है आज की डेट में कि पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी के मंच से हमारे ऐसे इतने लेखक हो गए हैं, लेखक लेखिकाएं हो गए जो कविता लिखने की मतलब लिखना जिनको नहीं आता था, उनकी आज 3 कविताओं की पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। लघु कथाकार, लघु कथा भी है, हाँ, निबंधकार भी हैं। हाँ। जी जी। लघु कथा को भी ऐसा था कि पूर्वोत्तर में हम लोग लघु कथा सीख रहे थे, लेकिन लघु कथा की जो एक फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट पर हम लोग नहीं करते। और पहली बार मैंने पूर्वोत्तर के मंच से एक्सपर्ट को बुलाया, डॉक्टर अन्नपूर्णा जी को मैंने रिक्वेस्ट किया। उन्होंने आकर पूर्वोत्तर में अभी लघु कथाएँ उन्होंने सिखाया। और आज की डेट में कम से कम फॉर्मेट के बारे में हमारे मंचों के रचनाकारों को पता है, वो लोग लिख रहे हैं। हालांकि लघु कथा लिखना आसान नहीं है मेरे हिसाब से। ये बहुत ही अच्छा और एक रचनात्मक कार्य आपके मार्गदर्शन में हो रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात है। और दूसरी बात यह है कि देखिए भारतीय साहित्य में पूर्वोत्तर जो है हमेशा कटा रहा है। पूर्वोत्तर ने जितना भारत के विकास में, स्वतंत्रता की लड़ाई में
जितना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। यहाँ भी अपने देश के लिए रक्त बहाने वाले यहाँ बहादुर पैदा हुए हैं हर क्षेत्र में। तो हमारे इतिहास में, भारत के इतिहास में ऐसे कई गुमनाम जो देश के शहीदों का नाम पड़ा हुआ है, गुमनाम है वो, उनको भी पहचान दिलाने के लिए पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य ने एक मुहिम के रूप में, एक अभियान के रूप में एक कार्य को अंजाम दिया है और फलस्वरूप उसने एक पुस्तक का प्रकाशन भी किया है। इस संबंध में आप कम शब्दों में हमारे दर्शक। जी, ये बात उस समय की है जब अमृतकाल के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हमारे जो इतिहास में जो गुमनाम है उनको भी खोज कर आगे लाना चाहिए। तो पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी ने इसी लिए एक ऐसा काम हाथ में लिया जो इतिहास में कम दर्ज है। मतलब एकाध तो कहीं चिटपुट आपको मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर ऐसे गुमनामी जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको हमने ढूंढना शुरू किया और जगह जगह हमारे रचनाकारों को पूर्वोत्तर के चारों तरफ जितने हमारे 8 राज्य हैं, 8 राज्य के रचनाकारों से मैंने संपर्क किया और समय लगा, लेकिन हमने वहाँ खोज निकाला और 28 रचनाकारों ने वहाँ उनके बारे में लिखा और वो पूर्वोत्तर भारत के विस्मृत स्वतंत्रता सेनानी के नाम से हमने वो पुस्तक का प्रकाशन 2023 बहुत अच्छा लगा। पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी जो भी हो, पूर्वोत्तर एक हिंदी भाषी प्रांत में रहकर भी हिंदी की सेवा भी कर रही है, इसके साथ साथ पूर्वोत्तर के लिए भी वो कुछ कार्य कर रही है, ये जानकर बहुत खुशी हुई। इसी तरह पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी तरक्की करे, आपका नेतृत्व, आपकी छत्र छाया इस संस्था को मिलती रहे और पूर्वोत्तर के बारे में पूरे भारत को, दुनिया को जानने का मौका और आप देंगी, इस आशा के साथ आज हम सबसे विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार।